नमस्कार साथियों, आज सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग लगातार बच्चों के हित के लिए, आपके परिवार के लिए, खुद के लिए, बल्कि अपने खुद के पूरे सक्षम परिवार के साथ में बहुत सारे अनेकों हज़ारों बच्चों के जीवन को सही दिशा देने के लिए जीवन कौशल का जो पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है उसे आज हम वापस लेकर के आपके बीच में हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि आपको इस कार्यक्रम को देखना है, आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है। साथ ही हमारे बीच में सुनीता है। सुनीता कई वर्षों बाद आज नज़र आई हैं कार्यक्रम में और खुश भी हैं, तो मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगी आप सबके लिए। तो इनका भी स्वागत है और आप सभी दर्शकों का भी स्वागत है, क्योंकि आप बेसब्री से इस पल का, इस समय का, इस मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हमें पत्र लिखा है, जिन्होंने हमें मेल किया है, जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है। हमारे जो मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, उस पर इन्होंने मेल किया है। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है 9311124880, उसमें व्हाट्सअप आए हैं और उन्होंने लिखा है कि हम अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ में आपके इस कार्यक्रम को देखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ लोगों ने फ़ोटो खींच के भेजा है हमें अपने लाइव प्रोग्राम को देखते हुए, अपनी मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, भाई के साथ में, बहनों के साथ में सामूहिक रूप से इस तरह को जो भेजा, तो देखने के बाद अच्छा लगा और उत्साह हमारा बढ़ता है कि वाकई हमने जो प्रयास किया था, छोटा ही सही, लेकिन उसको बहुत अच्छी दिशा मिल रही है। सुनीता, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जो कि लगातार आप इस कार्यक्रम से जुड़ाव आपका रहा है और लगातार आप इस कार्यक्रम के, इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ी रही हैं। बहुत सारे बच्चे आपके ज़्यादा नज़दीक रहे हैं। हमें तो फील्ड जाने का बहुत कम अवसर मिल रहा, लेकिन लगातार आप फील्ड में ही रहते हैं। तो वो जो खुशनुमा माहौल जब बच्चों से सुनने के बाद, उन महिलाओं से सुनने के बाद, आपको कैसा लगता है कि आपने कैसा एहसास किया जब आप बस्ती जाती हैं और लोगों के मुंह से और बच्चों के मुंह से या परिवार के मुंह से सुनती है कि हमने लाइव प्रोग्राम में बैठा, ये सीखा, ये जाना, हमारे मम्मी पापा, पति पत्नी सब एक साथ मिलकर, तो आपको कैसा लग रहा था वो सब सुन के, देख के? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक हम जाके फील्ड में जब समझाते थे तो बहुत कम ही बच्चे मतलब गौर करते थे बातों को, इतना गौर से सुनना। और एक फ़ोन, बच्चा 24 घंटे फ़ोन चलाता है, तो उसको फ़ोन में ये चीज़ मिल रही है देखने को, मैडम जो सिखा रही है वो लाइव मतलब फ़ोन पे ही सिखा रही है, तो उनको एक अच्छा लगता है। और पेरेंट्स को भी ये लगता था कि जब तक मैडम पास में आती थी, अब कोरोना की वजह से पेरेंट्स को भी दिक्कत होती थी कि अब कैसे लाइफ स्किल को समझाओगे, कैसे उन बच्चों को मोटिवेशन करोगे। तो अब जब से उन्होंने लाइव देखना स्टार्ट किया है, तो वो कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं से हमारे बच्चों के पास बातें पहुंच रही है आपकी, तो वो बहुत एक्साइटेड है और वो डेली देखते हैं मेरे इस चीज़ को। बिल्कुल। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को देखना, सबसे अभी तक क्या हुआ था कि हम लोग जब बच्चों के साथ काम कर रहे थे तो एक्चुअल में हमारा काम बच्चों तक नज़र आता था, पेरेंट्स को बहुत कम नज़र आता। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चों को भी नज़र आ रहा है, उनके पेरेंट्स को भी नज़र आ रहा है, यानी परिवार भी साथ में शामिल हो रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जीवन कौशल का ये जो पार्ट है, इसको जानना, इसको सीखना, इसका अनुभव करना, इसको साकार करना अपने जीवन में, इसको साथ में लेके चलना, ये हम सबके लिए सबसे 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 बेहतर है। बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे एक परिवार को, एक बच्चे को एक नई दिशा देने के, हम तो बहुत खुश होते हैं जब बच्चे नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, बच्चे नया कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बच्चा नई चीज़ जब सीखते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं। और कुछ बच्चों ने हमें जब ये बताया कि पहले हमारे मम्मी पापा हमसे बात नहीं किया करते थे ज़्यादा, और जब से इस कार्यक्रम को देखना चालू किए हैं तब से हमसे भी टाइम निकालते हैं, बात करते हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। अब वो फोन जैसे बच्चे लेकर यूट्यूब पे गेम देखते हैं, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल आता है, तो हमारी सारी वीडियोस दोहरा दोहरा के देखते हैं। बच्चों की तो आदत होती है कि चीजें तो समझ आए ना, पर दोहरा के मतलब अच्छा लगता है उनको बातें सुनना हमारी, जो वो वैसे सुनते हैं। उसी के साथ साथ अब पेरेंट्स को भी इस चीज की जानकारी मिलती जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं, जब मैं फील्ड में जाती थी तो पेरेंट्स नहीं आ पाते थे, और ज्यादातर पापा तो कभी नहीं आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। बट जब ये लाइव चलता है या यूट्यूब पे डाली जाती है ये वीडियो, तो पापा ज़्यादा देखते हैं उनके कि आखिर हमारे बच्चों को मैडम सिखाती क्या थी।
तो वो लोग भी बड़ी तारीफ करते हैं सक्षम की। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करेंगे, हम पूरा अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अपेक्षा ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ में इस कार्यक्रम को ज़रूर देख रहे होंगे। और जितने लोग देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, जो जुड़ने वाले साथी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सामने जो बैठ के देख रहे हैं इनका भी तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ आज के लिए हैं, कुछ कल जाने वाले हैं, तो अच्छा है जब तक हैं कम से कम, तब तक तो कम से कम ध्यान से देखते रहें। तो आगे आइए हम लोग मेन उसमें चलते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार, हम लोग टाल मटोल की बात करने थे, खासकर हम लोग जब काम करने के लिए बोलते हैं। आयशा ने मुस्कुराती हुई पिक भेजा था कि जब हम टालने की बात करें, क्योंकि अक्सर वो हमारे कहना टालती थी जब तक यहाँ काम करती थी, तो आज भी उन्हें याद है इस बात को। तो टाल मटोल कैसे करते हैं और उस तरह की जो बुरी आदतें हैं उसको कैसे हम ख़त्म करेंगे, तो उसको भी हमें समझना बेहद ज़रूरी है। और तभी हमने कहा था कि टालने के बहुत सारे, क्यों टाला जाता है, काम को क्यों टालने की आदत होती है, वो समझना बेहद ज़रूरी है। और जब हम टाल मटोल की बात करते हैं तो अधिक प्राथमिकता काम को टालने के लिए वही लोग देते हैं जो काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अभी मेरी समझ में नहीं आया था आपने क्या कहा था। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अपने साथी को कल कहा था कि एक इंटरव्यू के लिए जाना है, और उसने कहा था कि मुझे था ये था कि लाइव शो में आना है, तो आज लाइव शो तो होने ही वाला नहीं, इसलिए मैं भी आराम से सो गई। तो यही होता है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये टाल मटोल करने की जो आदत होती है ना, तो ना करने की आदत होती है, और ये बुरी आदत को कैसे ख़त्म करना है ये बेहद ज़रूरी जानना। क्योंकि अब इस आदत को पहचानेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आदत को पहचान लेना, यानी कि जो व्यक्ति कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या टाइम मिलने पे मैं आराम से काम कर लूँगा या कर लूँगी, या आपने इतना ज़्यादा मुझे काम दे दिया, मेरे पास स्कूल का इतना ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बोझ है, वर्कलोड ज़्यादा है, ऑनलाइन से मेरे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, संस्था वाले भी पढ़ा रहे हैं, मेरा जो ट्यूशन टीचर है वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। यानी कि जो भी इस तरह के बहाने होते हैं ना, बहानेबाजी जो होती है ना, वो साफ और साफ कहीं ना कहीं टाल मटोल करने की चीज़ होती है। तो काम को टालना एक बुरी आदत है, और इस आदत से हमारा जीवन पीछे हो जाता है। हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, हम जिनको सिखाने की बात कर रहे हैं, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, यदि आपको आगे बढ़ना है तो हमें टालना नहीं सीखना, प्रयास करना सीखना है, आगे बढ़ना सीखना। दूसरा, हमें ईर्ष्या द्वेष से भी दूर रखना है। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, हमें किसी की टांग खींचना ये उचित नहीं है कि हम किसी की भी टांग खींच दें। भैया तू ऊपर चढ़ रहा है, ले तू ऊपर नहीं चढ़ना, मैं तेरे पैर पकड़ के नीचे लटक रहा हूँ, तू ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो पता चलेगा कि ऐसा अक्सर देखा गया है, और खासकर ऐसा देखा गया है, और वही लोग उदाहरण ऐसा अक्सर देते हैं जो लोग ऐसा करते भी। तो ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों को करना भी बड़ा मुश्किल है। भैया मैं तो बहुत होनहार था, मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन मेरे को पीछे करके ये व्यक्ति आगे निकल गया। ये उदाहरण देने वाले वही लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो एक्चुअल काम नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरे की उदाहरण लेकर के बचने का प्रयास करते हैं, अपनी कमज़ोरी को छिपा लेते हैं। तो इस तरह की जो आदतें हैं उसको कैसे हम दूर करेंगे, और उससे होता क्या है, ये बहानेबाजी का जो नाटक की जो प्रक्रिया होती है वो एक डरावनापन होता है, एक अजीब सा घबराहट सी महसूस होती है। वो ऐसा बात करेंगे कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल सच है जो भी होने वाला है, तो वो है। और दूसरा ये है कि असुविधाजनक होता है, वो अपने आप को असुविधाजनक और यानी कि सुविधाओं से दूर हो जाता है। तो हमें भी देखना होगा, और आप कमेंट्स ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आप मोबाइल पे देख रही हैं तो ज़रूर आप देखते जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, और आप उन साथियों को जवाब जरूर देती है। क्योंकि किसी को भी निराश करना, वो शायद जो जीवन कौशल का पाठ हम लाइफ स्किल के लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी के प्रश्न का जवाब ना दें और वो निराश हो जाए, वो उचित नहीं होगा। इसलिए आप जो मेन जो प्रश्न आते हैं, आपको लगता है कि इनमें बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, आप उनका जरूर बोलना। आयशा अली ने लिखा है, आलिया ने, राइट सर, गेम आपका मतलब आपका गेम जो है प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है। मतलब आयशा जी ये कहना चाहती है कि लाइव जब हम 7 बजे स्टार्ट करते हैं तो वो आधा घंटा पहले वेट करती है हमारा। गुड गुड गुड। आज मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कम से कम डालने मटोलने वाला काम नहीं किया, वरना इसके पहले तो काफी डालने मटोलने वाला। सोनी सिंह ने लिखा है कि राइट सर, बच्चों अब खुद मैसेज या कॉल
करके पूछते हैं कि मैम आपका लाइव कब आएगा। चलो अच्छा है, कम से कम इतना याद रखने, वरना इस जहाँ तक मुझे याद है ये सबसे भुलक्कड़ लड़की है। अगर हम इससे कभी कहते हैं ना कि इस काम को करना है, तो पता चल रहा था कि ये कई दिनों बाद कर रही है। चलो अच्छी बात है, ऐसे बच्चे हमारे लगातार याद कर रहे हैं। लिखा है हाँ ठीक है सर, यस सर, बुरी आदतें खत्म करनी है। शुक्र है आपने अपनी बुरी आदतें पहचान ली। रीनू सरोज ने बिल्कुल सही कहा सर, ऐसा लिखा है। तो थैंक यू आप सभी साथियों का जो हमें कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे सभी शिष्य हैं और इसीलिए हम इनसे हंसते बोलते रहते हैं, खासकर मजाक करते रहते हैं। और हंसना बोलना चूंकि जीवन का एक पार्ट है और ये भी एक इनसे स्किल है। हाँ, ये भी स्किल का ही पार्ट है, इसलिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन सच ये है कि हज़ारों लोग इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार जुड़े रहते हैं और लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि कब आएगा। तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम लोग जो बात कर रहे थे अभी कि बुरी आदत को टालना मटोलने वाली जो बात कर रहे थे, तो इस तरह का डरावना है कि एक कष्टकारक होता है जब कोई मना करता है, नाटक करता है। तो जो डरावने वाली जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो सुनने वाले को पता चलता है कि यार कितना दुखदाई होता है जब आप किसी के काम को टाल देते हैं, जब आप नाटक कर देते हैं, जब आपकी कोई बात को अनदेखा यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अगर कोई यहाँ वहाँ देखने लगा आपके काम को, आप अगर कुछ चर्चा करें तो समझ जाना चाहिए कि काम टालने की कोशिश कर रहा है। या आप जैसे कहीं पर किसी के पास गए हैं आप और आप उसके घर पे गए, क्योंकि आजकल तो बिना बनाए मेहमान तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब तो खैर कोरोना काल है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं लोग। तो जो आ जाते हैं उनको यदि भेजना हो, वापस करना हो, तो आप 2 सेकंड उनके पास दे दीजिए, फिर थोड़ा यहाँ काम करने लगे, रुक जाओ, बैठो, मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ कर, तो समझ जाएगा अपने आप कि हाँ ये लोग क्या है। और ऐसे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेहद बुरी आदत है, मुझे लगता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बल्कि वो कष्टकारक होता है जब आप किसी को टाल मटोल करते हैं, उसको बहुत दुख होता है जब आप किसी काम को नहीं करते और कह देते हैं कि हो जाएगा या कर लूँगी, अभी टाइम नहीं है, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, जो भी होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं और इनको दूर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है यदि हम ऐसा कर पाए तो आपके परिवार का एक जो दाग है ना वो खत्म हो जाएगा। आप अक्सर कहते हैं बच्चे कि मुझे फला व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति प्यार नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, डैडी मुझे प्यार ही नहीं करते, मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ना, जो कठिन कठिन शब्द, जो दुनिया के शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द माँ और बाप हैं। ठीक है, आप मम्मी पापा में आ चुके हैं, चूँकि आपने मम्मी और पाप को दोनों को साथ में मिला दिया है, मम्मी पापा बना लिया है। लेकिन आप जब माता पिता थे तो इससे प्यारा दुनिया का कोई शब्द था ही नहीं। और माँ तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा शब्द है। और उसके लिए जब हम सुनते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, तो मुझे लगता है कि वो माँ जब सुनती होगी उसके दिल में लगता होगा तो कितना कठिनाई उसको झेलनी पड़ती होगी, शायद वो ही जानती है। इसलिए मुझे मालूम है कि ये जो बुरी आदतें होती हैं टाल मटोल करने वाली, इसको कम करना होगा। इसका कष्ट जितना सहन देखने को मिलता है और उसका एहसास करने का जो होता है वो वाकई बहुत कष्टकारी होता है और कठिन भी होता है, यानी उसको समझ पाना भी कठिन होता है। आप इतनी सफाई से झूठ बोलने वाले झूठ बोल जाते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलने वाले। और अच्छी बात तो ये है कि जब अगर कोई व्यक्ति आपकी उस कमी पे आपको समझाने लगे तो इतना सीरियस होके बैठ के सुनने लगते हैं ना, लगता है इससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। और मैं तो खासकर रोज रूबरू होता हूँ ऐसे लोगों से। तो ये जो सिखाने वाली जो चीज़ें हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रतिदिन सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए और अपने बच्चों से ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि मैं तो खासकर अपने साथियों से, सहयोगी साथियों से सीखता हूँ ज़्यादातर। उनके गुस्से, उनके नखरे, उनकी आदतें, सब कुछ लेता हूँ और फिर वापस उन्हीं को देता हूँ। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ले लेता हूँ वापस घर। तो ये चीज़ें जो है आप सबके बीच में भी होनी चाहिए, और लेना और देना, चूँकि हयात प्रकृति का नियम है, हमें सीखना है और सिखाना है। शायद इसीलिए ये प्यार बना हुआ है, इसीलिए ममता बनी हुई है, इसीलिए एक दूसरे का जुड़ाव बना हुआ है और उसी आधार पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये है। और इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को लिए कहना, आपका क्या अनुभव है ऐसा?
इस बारे में? सर बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई हमसे अपेक्षा रखता है कि कोई बात कहता है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं उसको फील होता है, बुरा लगता है। क्योंकि क्या पता, जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारे इंसान हो, उसके पास क्या सिर्फ तुम ही हो बोलने के लिए अपनी बातों को। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे बच्चे हैं, अगर शाम को जो आपने पेरेंट्स कभी इग्नोर किया है? जी सर, एक दो बार किया है, बाकी वैसे मैं करती नहीं हूँ। सिचुएशन ऐसी आ जाती हाँ, है कि हो मेरे को जाता है करना ऐसा। पड़ता है। आप करते नहीं, लेकिन हो जाता है ना? बिल्कुल हो क्योंकि जाता मेरे को है। बुरा लगता है जब मैं किसी की मेरी बात कोई नहीं सुनेगा तो मुझे बुरा लगता है। तो ऐसे ही मैं दूसरों के साथ करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी तो सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं देने पर उनको बुरा लगेगा। बिल्कुल, गलतियां करते नहीं है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, स्वीकार लिया इन्होंने। और मुझे लगता है हमें सबको स्वीकार करना अच्छी बात है। अपनी और उसी गलतियों आधार को पे। मान लेना वो सबसे बड़ा आपका। बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आपको, आपका बच्चा हो या आपके परिवार का कोई भी हो, कोई भी सदस्य अगर आपको ऐसा नजर आता है, कहता है मैं कर लूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अध्यापक ने हमें बहुत सारा गृह वर्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया है, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता, मेरा सर पढ़ने में रोज दर्द होने लगता है, मैं दबाव में ज़्यादा अच्छा काम, जब मुझे रोज प्रेशर करते रहो, मैं अक्सर होता हूँ, मेरी ये कमी है कि मैं खासकर अपने स्टाफ, अपने साथियों के साथ में यही बोलता हूँ, मुझे रोज टोकते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो खासकर ये आदतें अपनी भी होती हैं, तो कुछ बुरी चीज़ें हैं, उनको हमें कैसे निगलेक्ट करना है, दूर करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खासकर ऐसा है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपका काम आपको भेज दूंगा। या फिर ये भी हो जाता, अच्छा जो रास्ते चलते अगर, तो मुझे मालूम है रास्ते में नहीं कर पाए, आप घर चलें, अब आपका इतने टाइम पे हो जाए। जो टाइम पीरियड देता है, समय देता है। एक और भी बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे देश में क्या होता है ना, घंटों में काम गिना जाता है, विदेशों में सेकंड में काम गिना जाता है। इतने सेकंड में काम होगा, इतने मिनट, इतने सेकंड में आपको पहुंच जाएगा। और मैं 2 से 3 घंटा, 4 से 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, या कल, यानी ये जो आदत है ना, अपने टाइम को जो मैनेज नहीं करता, अपना टाइम शेड्यूल नहीं बनाता है, जो अपना प्लान नहीं बनाता है, प्लान के अनुसार चलता नहीं है, मुझे लगता है वही लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जिनका प्लान क्लियर है, जिनका लक्ष्य क्लियर है, जिनका ध्येय निश्चित है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नाम शोहरत सब कुछ पाना चाहते हैं, हर चीज के लिए वो तत्पर रहते हैं, लगातार 24 घंटे काम करते हैं, ऐसे लोगों का टाइम मिनटों में और सेकंडों में चलता है। जिनका टाइम टेबल सही नहीं है, जो टाइम पे पाबंद नहीं है, जो बिल्कुल करने के लिए आगे पीछे तैयार नहीं है, वो लोग घंटों में बात करते हैं। 2 से 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, ऐसा होता रहता है। तो खासकर याद है, मेरी एक शिष्या थी, और उसने भी ऐसे ही मुझे सिखा दिया था कि सर वो मैं 2-3 घंटा लगेगा, मैं ये काम आपको करके दे दूंगी। आज तक वो 2-3 घंटे अभी तक हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और होता रहता है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पहले मैं किताब पढ़ लूँ, कहानी देख लूँ, नाटक देख रहा हूँ, सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है, ये मैं अपने दोस्त से अभी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सहेलियों से बात कर रहा हूँ, इसके बाद बात कर लूँगी। यानी कि जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वह कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं हमारे लिए, और इसके लिए कुछ सुधारात्मक जो मापदंड हैं हमें उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि जो हम सुधार करने वाले हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बुद्धि संगत तर्क, जब अगर हमें किसी व्यक्ति को उसको नई दिशा देना है, अब जैसा मैंने अभी आपके कहा, हमने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ जो काम होता है वो इस ढंग का होता है कि घंटों में बात करते हैं, मिनटों में बात करते हैं। अब इसका बुद्धिसंगत तर्क क्या होगा, कैसे हम उसे ऐसा तर्क देंगे कि वो उस चीज को समझ जाएगा, ये हम पे और आप पे ऊपर निर्भर करता है। अब आपने किसी को बुलाया, भैया 1 गिलास पानी ले आओ, वो कहता है रुक जाओ मैं भी ये काम कर रहा हूं, तो क्या इसका मतलब एक झापड़ मार दोगे तो क्या वो सुधर जाएगा? सवाल ही नहीं बहुत। आपको उसके महत्व को बताना होगा कि भैया आपको उसको बड़े प्यार से बैठा के कि देखिए एक व्यक्ति प्यासा है और एक व्यक्ति खेल रहा है, अब बताइए प्यासे को पहले पानी पिलाया जाएगा कि खेल को पहले महत्व दिया जाएगा?
तो वो खुद अपने आप उसको बच्चा बच्चा होगा, अपने आप समझ जाएगा कि भैया खेल को नहीं, पहले प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। तो प्यासों को पानी पिलाना है तो बच्चा अगर समझ जाएगा तो निश्चित आपको सबसे पहले पानी दे। तो हमारा निर्धार ये कि हम उदाहरण कैसा बच्चे के सामने पेश कर रहे हैं, किस ढंग से उसको नियंत्रित कर रहे हैं। आत्मनियंत्रण करना, पहले अपने को काबू करना पड़ेगा, बाद में हम उसको काबू करेंगे। पता चला आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको डांट दिया, वहीं उसको समझाने की वजह आपने उसको सिर्फ डांटा। उसको समझाना बहुत जरूरी है कि मतलब मोटिवेशन करना मुझे कि है क्या, इसको आपको समझना है। ये नहीं कि खाना ले आओ, अब गर्म है तो वो बच्चा नहीं ला सकता ना। अब पता चला उसमें तुमने कहा नहीं खाना लेकर आओ, वो जल जाए फिर। अरे बिल्कुल, मैं अपने कल ही अपने दोस्त के पास गया था, दोपहर में हम लोग बैठे थे, थोड़ी चाय पानी लिए, इसके बाद टाइम हो रहा था लाइव का जी। और शुक्र है कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा था, भैया चलो। चींटियां काट रहा था, बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, बंदे उठे नहीं। अंतोगत्वा मुझे उसी हालत में उन्हें छोड़ के वहां से आके भाग के आना। ये होते हैं अपने कर्तव्य का पालन ना करना। नहीं, ये नहीं कहेंगे, उनकी नींद भी जरूरी है भाई, क्योंकि आप भरपूर सोएंगे नहीं तो डिस्टर्ब बनेंगे। हो सकता है रात को ना जग सोए हो। बिल्कुल। तो मैंने फिर बात किया था हालांकि बाद में, लेकिन चीजें जरूर हैं कि हमें इस तरह की चीजों को समझना होगा और हमें प्राथमिकता देनी होगी कि मेरी पहली प्राथमिकता थी मेरा अपने प्रोग्राम को लाइव को टाइम पे पहुंचना है। तो एक तो वो मेरी प्राथमिकता थी। दूसरा प्राथमिकता ये भी थी कि आज समय अगर मैं इनको समझाने पे लगाऊंगा तो शायद मेरा वो समय निकल जाएगा जिसमें लोग मेरा भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मुझे इनको सोने देना चाहिए और मुझे यहाँ से अपने काम की ओर आगे जाना चाहिए। हम अपने काम की ओर आगे आए, दूसरे दिन आए, बात हुई और मुझे लगता है अगर देख रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो ये बेहद जरूरी होता है कि इस तरह चीजों को बुद्धि संगत तर्क देना बेहद जरूरी है, और अनथाई रूप से गुस्सा हो जाना, डांटना या नासमझी करना वो हमारे लिए शायद नुकसानदायक होता है। तो और सकारात्मक विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर करना, स्वाभिमान जागृत करना। देखिए, एक नकारात्मक विचारधाराएं पैदा कर देना, ठीक है, सोता हुआ छोड़ के अगर मैं आ जाता, लाइव शो के लिए भी नहीं आ पाता, और अगर मैं ठीक है इधर आ गया, इसके बाद मैं गुस्सा हो जाता, भैया तुम्हें आना था, तुम्हें नहीं, मेरे ये, अगर कुछ भी करता शायद वो उचित नहीं होता। अब हमारा क्या काम है कि हमें सकारात्मक सोच डालनी होगी और नकारात्मक वाले कीड़े को निकाल के बाहर करना होगा। तो अगर हम उस दिशा पे जाएंगे तो एक सकारात्मक सोच के साथ में उनके स्वाभिमान को जगा देना। इसका मतलब आज तो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे साथ के लोग हैं, जो पुराने भूले बिछड़े यार थे, अब वो भी हमारे साथ में जुड़ के बैठे। तो कल तक जिन्हें मैं भूल गया था, रात में तो मैसेज भी लिख दिया था, लगातार टाइप करके भेज दिया था कि भैया मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग आ गए ना सर कि अब अगर उन्होंने उस टाइम नहीं उठे सोकर, अब आप अगर गुस्सा हो जाते हैं आज, तो उनको ये लगता है कि मतलब मैंने इनका एक काम नहीं किया या मैं नहीं उठ पाया, कोई कारण होगा उनका सोने का, रीजन क्या पता तबीयत खराब हो। अगर हम उनको अगले दिन डांटते तो फिर नेगेटिव चीजें और आ जाती। हमने उनसे हंस के बात, मुझे लगता है सारी चीजें उनमें नहीं ले जाना चाहिए, कुछ अपने ऊपर भी ले लेना चाहिए, और वो बेहद जरूरी है, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएंगे। तो बार बार उनको नहीं, वो हमारे उनको उस दिशा पे नहीं जाना चाहिए, वो नाराज नहीं होते। चलिए, तो हमें मुझे लगता है जो स्वाभिमान है हमारा, उसको कैसे जगाएंगे, उसको कैसे साथ में लेके चलेंगे। और आज एक तरह से हम जो चर्चा कर रहे हैं लाइफ स्किल का है, और दोस्तों ये चर्चा इसी तरह हंसते खेलते मुझे करना होगा और आप सबको उसमें जुड़ना होगा, तभी इसका एक सार्थक दिशा में इसका दिशा निर्देश जो हम देना चाहते हैं ना, जिसको हम बिठाकर सिर्फ एक चैप्टर की तरह पढ़ो वो नहीं कर सकते ना। और मुश्किल काम को आसान कैसे बनाना है, इसके लिए हम लोग, मैं एक कहानी सुना देता हूँ। मैंने कभी इस कहानी को सुना था। एक व्यक्ति थे, पिता थे, अपने बच्चे के साथ में पार्क में गए, और बच्चा मुश्किल से 12-13 साल का बच्चा रहा होगा, और वो पार्क में से आकर के बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आओ हम लोग खेलते हैं। तो कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर खेले, इसके बाद बेटा हम लोग पार्क में कुछ काम कर लेते हैं। तो बोले पार्क में पापा कौन सा काम करेंगे? कहा बेटा ऐसा करना है कि हम पार्क की जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो बीच में बच्चों को अवरोध उत्पन्न कर रही है, खेलने में रास्ते में पड़ी है, हम उसे किनारे कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है उनका पिता उठा करके इधर उधर रखने लगा पार्क में, और बच्चे को बोला कि वो पत्थर देख रहे हैं बीच में। तो एक बड़ा सा पत्थर वहाँ रखा हुआ था बीच पार्क में।
तो बच्चे को उसके पिता ने बोला कि बेटा आप जाओ और उस पत्थर को हटाना है आपको वहां से, और उसको किनारे रखना है, क्योंकि वो बच्चे जब वॉलीबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो चोट लगने का डर है। वो बच्चा, और वो पत्थर इतना बड़ा था कि उस उम्र के 12-13 साल के बच्चे के लिए उठाना मुश्किल, ये बहुत मुश्किल था। अब बच्चा तो चला गया, ठीक है, पापा का कहना माना, वहां तक गया, कोशिश करने लगा, काफी देर कोशिश किया, नहीं हटा, तो वापस आता है, पापा मुझसे नहीं हो रहा, आपने क्या काम बताया, आप तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं और मुझे इतना बड़ा काम कर दिए हैं, मैं इसको कैसे करूंगा। बोला कि नहीं बेटा, सारी कोशिश कर दो, आप सारे जतन लगा दो, लेकिन उस पत्थर को आपको हटाना है। सब कुछ वो कोशिश किया, सारी कोशिशें करता रहा, लास्ट में पत्थर को नहीं हटाया, लकड़ी लेके आया और कोशिश करता रहा, सब कुछ किया। एक अच्छी बात थी कि उस समय वहां पर कोई बच्चा खेल नहीं रहा था, कोई था भी नहीं, और वो बच्चा लगातार कोशिश कर रहा था। कुछ दूर में 1-2 बुजुर्ग बैठे थे उस पार्क में। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे टाइम पे जो है कुछ बुजुर्ग ही आपको पार्कों में मिलते हैं, तो शाम सुबह ही लोग ज्यादा मिलते हैं, वरना कुछ बुजुर्ग बैठे रहते हैं। तो वो बुजुर्ग कुछ बैठे थे और उस बच्चे को लगातार उसको देखा जा रहा था कि भाई इस पत्थर को हटाना है। अब पत्थर को हटाना है, जब कोशिश नहीं हुआ, लास्ट में बच्चे ने हार मान के अपने बाप के पास आ गया और खड़ा हो गया, बोला कि नहीं, आपने मुझे गलत काम दे दिया है और मैं इस तरह के काम को नहीं करूंगा, आप ऐसा काम दिया जो मुझसे होगा ही नहीं, अब जबरदस्ती कर रहे हैं, ये वो। बच्चा बहुत नाराज हुआ। बेटा, तो बाप ने बोला, बेटा मैंने आपको कहा था कि आप वो सब कुछ करो जो आप कर सकते हो इस पत्थर को दूर हटाने में। बोला मैंने सब कुछ कर लिया। कहा याद कर लो, सब कुछ कर लिया। कहा हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, मुझसे पत्थर नहीं हटा। कहा फिर याद कर लो कि बेटा क्या तुमने सब कुछ कर लिया। बोला पापा मैंने सब कुछ कर लिया, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। तब बाप बोलता है, यानी पिता उनका कहता है, बेटा आपने मुझसे सहयोग नहीं मांगा, काश आप उस पत्थर को हटाने में मुझसे सहयोग मान लिए होते तो मैं आपकी मदद के लिए आता और दोनों मिलकर के उस पत्थर को हटा सकते हैं। आओ चलते हैं, पहले हटाते हैं। पिता साथ में गया, दोनों मिल गए, पत्थर को उठाया, किनारे कर दिया। इसके बाद फिर बैठाल के समझाते हैं कि बेटा जीवन का एक ऐसा महत्व है जिसे हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे अपने जीवन में एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं। और यही जीवन कौशल का एक मेन आधार है कि हमें एक दूसरे का सहयोग लेना, एक दूसरे की मदद लेना, एक दूसरे की मदद करना। और नहीं कुछ हो पा रहा मुझसे तो हम कैसे उसकी मदद ले गए। अब बच्चा अग्रेसिव हो गया, बच्चा गुस्से में आ गया, मुझसे नहीं होगा, लेकिन बाप तो समझ रहा था, क्योंकि बाप को तो एक संदेश देना था। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, जो भी दर्शक हमारे बीच में हैं अभी, मैं उन सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को डांटिए नहीं, एक सकारात्मक, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे वह बच्चे को समझ में आ जाए और उसके जीवन जीने की जो कला है वो वहां से चेंज हो जाए। तो ये बेहद जरूरी, ऐसे उदाहरणों को रखना वो हमारे आपके लिए बेहद जरूरी है कि हम कैसे इसको और भी बेहतर हम लोग बना सकते हैं, या उस बच्चे के जीवन में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। जी कुछ कह रही हैं। तो बच्चों को हमें ये भी समझाना चाहिए, ये बच्चे या बड़े सभी के लिए है कि मैं वाली फीलिंग ना रखे। उस बच्चे में मैं था, क्योंकि मैं हटा दूंगा, मैंने छोटे छोटे पत्थर हटा दिए तो वो मैं बड़ा भी हटा दूंगा। उसके माइंड में ये चल रहा था, उसके माइंड में ये नहीं था, या ये उसे बताया ही नहीं गया था कि हम किसी की मदद लेकर ये चीज़ काम कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है ना लोगों में कि मैंने एक काम कर दिया तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो मैं वाली फीलिंग जो आती है ना वो गलत है, क्योंकि सबको लेकर सपोर्ट करके काम कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो आप। बिल्कुल जरूर आप देखे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसी कहानियां, ऐसी चर्चा हम कर रहे हैं कि लगभग सबके जीवन को छूती हुई चर्चाएं हैं। जो भी सामने बैठ करके सुन रहा होगा वो ये सोच रहा होगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इसी तरह जो भी देख रहा होगा वो भी यही सोच रहा होगा कि मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। एक्चुअल मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रहा। सच तो यह है कि एक जीवन का यह एक हिस्सा है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसको समझना बेहद जरूरी है और उस दिशा पे काम हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। आप जितने आप अच्छे बीज रोपने की बात करते हैं ना,
आप जितने अच्छे पेड़ लगाने, यानी आम का पेड़ जितने आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे 2 गुना संख्या में कुछ लोग बबूल बो रहे हैं। जी। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी 2 गुना संख्या में लोग बबूल बोल रहे हैं तो हम आम लगाना बंद कर दें, हम पीपल का पेड़ लगाना बंद कर दें, हम बरगद का पेड़ लगाना बंद कर दें। ऐसा तो नहीं होता। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने काम को करते रहें, निरंतर करते रहें, इस प्रयास का हिस्सा बने। तो बेहद ज़रूरी है। अगर कोई कमेंट्स आए हों तो आप ज़रूर उसको दोहरा लीजिए। आयशा जी ने बोला है बिल्कुल सही है, एक दूसरे को जुड़कर ही जरूरी, मतलब जुड़ी रहना चाहिए उनसे, बहुत जरूरी है ये। सिमरत जी ने गुड कहा है, जितेंद्र सिंह है गुड, और अनु मंडल ने कहा है बिल्कुल सर। देखिए जितेंद्र भाई बहुत काफी पुराने दोस्त हैं हमारे, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, लाइव में हैं और देख रहे हैं। तो जो भी साथी आ रहे हैं मैं सबको देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। आपकी जो चीज़ें, आपका जो संदेश है, अगर आप लिखेंगे तो ज़रूर हम उसे आगे तक भेजेंगे, या हम उस विषय पे भी चर्चा करने को तैयार हैं आने वाले समय में ज़रूर। सिमरन जी कह रही हैं हाँ सही है सर जी, हम चाहते हैं हमसे कोई गलती ना हो, पर जाने अनजाने में गलती हो जाती है। बिल्कुल। तो आज से समझ लीजिए सिमरन जी, आप ये समझिए आपके लिए ही है और आप गलतियां करना बंद कर दीजिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आयशा जी ने उन्हीं पे कमेंट किया है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। हाँ, एक और कहा है बिल्कुल सही, हमें एक दूसरे को सपोर्ट लेकर चलना जरूरी है। जी बिल्कुल सर, जरूरत न पड़ती तो मैं आपको बैठा देंगे। सिन्हा ने कहा है सकारात्मक उदाहरण से बाल मन को जीतना आसान हो जाता है, बच्चों के मन को जीतना आसान और बड़ों के मन को कैसे जीतेंगे ये भी आपसे निवेदन है कि आप सलाह दें, क्योंकि ये तो बाल का है और बड़ों के मन को कैसे जीतना है ये भी मुझे लगता है बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है, जिंदगी जीने का जो कला है और जो महत्व है, मुझे लगता है उसको समझना बेहद जरूरी है। बाल मन को क्यों जीते हैं, वो तो जीता जीता आया है। कहते हैं ईश्वर बच्चे में ईश्वर का रूप होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जजेस भी जो होते हैं ना कोर्ट में, बच्चों की जो बयान होते हैं कलमबंद होते हैं, जो एक बार कह दिया वही सर्वमान्य होता है। तो बच्चे से तो जीता जिताया है, बड़ों को कैसे जीतेंगे ये देखना है। और खाते रहें पापड़ धीरे धीरे और मस्ती करते रहें, सुनते रहें और कुछ ना कुछ जरूर चबाते रहें। इससे क्या होगा, आपकी नसें चलेंगे और बंद माइंड खुलेगा। तो बेहद जरूरी है कि हमें, ये भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, लाइफ स्किल का एक पार्ट है और जरूरी है कि हम उस पर बात करते रहें और इन चीजों को समझते रहें। थैंक यू। सोनी सिंह ने लिखा है यस सर, वी आर प्राउड व्यू सक्षम पार्ट। तो ईश्वर करे और भी पार्ट बने आप, और जरूरी भी है, आप पार्ट हैं और रहेंगे हमेशा, हम साथ में हैं जी। सिमरन जी ने कहा है हमें एक दूसरे की मदद से ही किसी की काम को सही से कर सकते हैं। जी बिल्कुल राइट मैम, सोनी सिंह ने कहा है। और सिमरन जी बोल रही हैं सब लोग एक साथ लेकर चलना चाहिए, सब लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल। निधि गोयल जी आई हैं, ग्रेट सर। कुछ महान आत्माएं हैं, देर से सोती हैं देर से जागती हैं, जी लेकिन आई हैं, बहुत अच्छा है। आगे विनय कुमार ने बोला है मेरा बेटा दिन भर मोबाइल चलाता रहता है और उससे मैंने मना करने को कहा पर खाना नहीं खाता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, आप इस पे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बच्चे ऐसे कि मना करने पे खाना नहीं खाते। बिल्कुल, अब आपको क्या करना है विनय जी, बिल्कुल बहुत आपने बिल्कुल सही कहा है। और अगर कोई और कोई सवाल है, जवाब मांगा है कि आप मुझे बताइए। ठीक है, हाँ, तो इसका ये सवाल का जवाब देना बेहद जरूरी है। और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है? ठीक है, तो थैंक यू। तो विनय जी, अगर ऐसा बच्चा करता है तो सबसे पहले हमें बच्चे के साथ में एक दोस्ताना संबंध बनाना पड़ेगा, और मुझे लगता है आप हैं दोस्ताना संबंध में। और अब ज़रूरत क्या है कि उस दोस्ताने संबंध को हमें बच्चे के दिमाग को पढ़ना होगा। अगर हम आत्मबोध की बात करते हैं, जब एकाग्रता की बात करते हैं, एकाग्रता आप आत्मचिंतन कीजिए, बच्चे की ज़रूरत और बच्चे की नीड को पहले पहचान। एक बार आप कमेंट कर दीजिए विनय जी कि आपका बच्चे की एज क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग। और अगर उम्र भी अगर आप लिखेंगे तो बेहद ज़रूरी होगा हमें उस सिचुएशन पे समझाने के लिए या बताने के लिए। और आप हमें जो हमने मेल आईडी लिखा है, आप उसको भी अभी मेल कर सकते हैं आप हमें, और हम लोग उसको देख लेंगे। हमारी मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। आप इस पे मेल करके काफ़ी सारे अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हम और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9311124880। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बेहद जरूरी सूचना भी हम आपको बताए दे रहे हैं कि हमने आपके लिए जो भी ऐसे आपको लगता है कि मेरा बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, या मेरा बच्चा मेरे हाथ से जा रहा है, मेरा बच्चा नशा करने लगा है, या मेरा बच्चा किसी का कुछ कहना नहीं मान रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है और ऐसे बच्चे को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हो, आप हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, आप इसमें मेल कर सकते हैं हमें, और हम आपको, यदि आप चाहते हैं कि काउंसलर चाहिए आपको बच्चे को काउंसलर, तो 1 महीने में हमारा जो काउंसलर होगा बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने का पूरा प्रयास करेगा। और यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे, वो बच्चे आज शौक से स्कूल जाने को तैयार हो गए हैं। वो बच्चे जो बच्चे दिन रात मोबाइल पे लगे रहते थे, वो बच्चे मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं और बाकी चीजों को भी प्राथमिकता देने लगे। इनका बच्चा है 8वीं क्लास में है और ये जहाँ तक है तो 13 से 14 साल के बीच में है। जरूर, तो 13 से 14 वर्ष के आपके बच्चे की उम्र है, और मुझे लगता है बच्चा मेच्योरिटी की ओर आगे जा रहा है, समझदार बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इस दिशा पे ये भटकने की उम्र होती है। विनय जी, इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह उम्र एक भटकाव की होती है। इस उम्र में बहुत ज़्यादा डर, खतरे और भयावहता सामने छिपी होती है। आप इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको डांटेंगे तो इसका एक गलत प्रभाव पूरे इसके जीवन पे पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों को तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस समय, क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जिसको हम बता भी नहीं सकते, आप लोगों को सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। तो इस उम्र में जो चिड़चिड़ापन आता है, एक तो सबसे पहले कि आप उसके खान पीन पे ध्यान दें, उसके खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दें कि वो क्या खा पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो कैसे कम करेंगे। सबसे पहला आपका काम है उसके खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना। दूसरा, उसकी और भी ज़रूरतें क्या हैं, आप उसकी एक लिस्टिंग करें कि उसकी और भी ज़रूरतें क्या हैं और वो क्या महसूस कर रहा है, किस तरह जा रहा। आपको मोबाइल और उनकी आवश्यकता पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल है क्या, मोबाइल की उपयोगिता कहाँ पे है, मोबाइल को कब और कहाँ पर कैसे उपयोग करना है, मोबाइल किस काम के लिए तैयार किया गया है, किस काम के लिए बनाया गया है, मनोरंजन का दृष्टि, मनोरंजन कितना और कैसे कर पाएंगे, और इसका समय क्या निर्धारित होगा, वो आप तय करना चालू कर दें। अगर आप इस पे यानी इस ढंग से बच्चे से एक दोस्ताना संबंध करने के बाद और उसके जीवन के पार्ट को समझाएंगे, आपके जीवन में अब आपको आगे चल के कमाई करना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो बच्चा का सपना है, उस सपने की सीढ़ियां तैयार करना चालू कर दें आप बच्चे के साथ में। अगर आप बच्चे की सीढ़ियां तैयार करेंगे, उसके आप मुझसे खुद पूछिए आपको क्या बनना है आगे चल के, कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा कि मुझे ये बनना है। और अगर वो कहेगा मुझे ये बनना है, तो ठीक है बेटा, हम इसके स्टेप तैयार करते हैं। इस पे आपको मोबाइल कहाँ पर उपयोग करना है, खासकर जो इस तरह में गेम चल रहे हैं, पबजी वगैरह, बड़े खतरनाक गेम हैं, और मुझे लगता है उससे दूर होना चाहिए। अगर वो पबजी की लत अगर लग रही है तो उसको कैसे दूर करना है, डायरेक्ट आपको मोबाइल नहीं छीनना दोस्तों, उसके पहले टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। आपको उसकी टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा कि आज के दिन आप इतने से इतने बजे तक मोबाइल पे आप गेम खेलो, कोई बात नहीं, इतने से इतने बजे तक खेलो। धीरे धीरे टाइमिंग को चेंज करते 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 उसके रेट कम करेंगे, और वो धीरे धीरे, चूंकि यह एक ऐसा नशा हो गया है कि बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, कर लेते हैं। मैं तो अपने आस पड़ोस की ही बात कर रहा हूँ कि ऐसे केस हुए हैं, और 14, 12, 13 साल का बच्चा। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से बचना होगा, और बचने के लिए बच्चे के बिहेवियर को पहचानना बेहद ज़रूरी है, और बच्चे के अनुकूल धीरे धीरे आप उसमें परिवर्तन जब लाना चालू कर देंगे। और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको एक स्पेशल काउंसलर चाहिए, आप हमारे लिए लिखिए, आप हमें मेल करें, हम आपको काउंसलर देंगे, और बच्चे को कैसे चेंज करना है, किस तरह चेंज करना है, उसकी पूरा एक विधिवत गाइडलाइंस है, हम उसको तैयार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस दिशा पे आगे। इन्होंने बताया ही है कि आपका मेरा बेटा उसी पबजी फ्री फायर की साइड ही जा रहा है, तो आपको उससे फ़ोन नहीं छीनना है, आपको उसका दोस्त बनना है।
और दोस्त बनने के साथ में आपको बिल्कुल टाइम को थोड़ा थोड़ा कम, धीरे धीरे कम करिए, उसके खाने पीने पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चालू कर और दीजिए। उसका पर्सनल फोन अगर है तो फिर ये आप ही की कहीं ना कहीं गलती है। उसको और personal वो तो इतनी आज देखिए age इस में- समय जो है कोरोना काल में सुनीता जी, हम इस बात को पेरेंट्स को ये नहीं कहेंगे कि आपकी गलती है। एक्चुअल सच्चाई है कि इस समय हर किसी की मांग है डिजिटल, और स्कूल भी कहता है आप मोबाइल लो, जी आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है मोबाइल लो, जी सरकार भी कहता है ऑनलाइन से पढ़ो, तो बच्चा जाएगा कहाँ? और जब यथा स्थिति ये है तो आपको ज़रूरत है कि धीरे धीरे काउंसलिंग करें। और अगर आपको कुछ समझ में आता है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो विनय जी आपसे ज़रूर निवेदन है आप हमें लिखें, हम आपको यहाँ से काउंसलर उपलब्ध करवाएंगे और बच्चे की दशा और दिशा को हम बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि विगत 1 माह या 1.5 माह के अंदर वो बच्चा सही दिशा पे आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आज इस समय हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम निकल भी गया और हम लोग ज़्यादा कुछ चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अपने बिल्कुल विनय जी कह रहे हैं कि यही क्लासेस की वजह से, ऑनलाइन की वजह से मुझे उसे पर्सनल फ़ोन देना पड़ा। तो ये बहुत बच्चों की इश्यूज हैं सर फैमिली के, कि मतलब क्लासेस की वजह से उन्होंने पर्सनल उनको फ़ोन दिलाया है, क्योंकि पेरेंट्स तो काम पे चले जाते हैं पर बच्चे की पढ़ाई ना रुके, इसलिए उन्होंने पैसे ना होते हुए भी पर्सनल फ़ोन दिलाए एंड्रॉयड। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, सॉरी। हाँ, तो बिल्कुल वो चीज़ें चूंकि महत्व है इसका, इसलिए ज़रूरी है। और हम लोग इस विषय में, तो आपको अगर ऐसा पूरी दिल्ली में अगर कोई ऐसा है और चाहता है कि बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, ऐसे एक्टिविस्ट साथ में आए जो एक दिशा पे काम करें, तो मुझे लगता है सक्षम टीम इसके लिए तैयार है। और अगर आप मौका देंगे तो ज़रूर सेवा के लिए आएंगे। तो हम लोग एकाग्रता की बात कर रहे थे। एकाग्रता क्या है? एक चित्त को याद रखना क्या है? आपने एक कहानी सुनी है कभी? अर्जुन ने एक स्वयंवर में किस में लगाया था, तो ये बेहद ज़रूरी है। तो आपने कहानी अगर सुनी हो तो आप उसको हमें ज़रूर बताइए कि वो क्या है। जी कहानी सुनी है आप? नहीं सर। स्वयंवर वाली की अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मांग हाँ दिया। जी जी, मैंने हाँ, सुनी तो आप है, बताएंगे क्या है? तीर नहीं पता? तो चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। क्योंकि अक्सर चूंकि अगर आप, ये पुरातन कहानियां हैं सुनीता जी, और ये तो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा रहा है। जी, जी। और अगर हम ऐसी चीजों को भूल जाएंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? नहीं सर, थोड़ा सा हाँ, अभी याद हम अपने नहीं आ बच्चों रहा को कौन सी मुझे। कहानी सुना पाएंगे भाई? जी सर। हमारे दादा, निश्चित है, मुझे लगता है कि नहीं, आपकी पापा भी ने मम्मी सुनाई ने है, मैंने पढ़ा भी है। जब आप छोटी रही होंगी ना, तो आपकी मम्मी ने आपको कहानियां नहीं सुनाई होगी। नहीं, पापा से सुनती हूँ मैं कहानियाँ। इसीलिए कभी कभी मम्मी से भी कहानियां सुना करो, और अगर नहीं है तो अभी भी आदत डाला करो, तो हो सकता है। और कभी कभी आप हमसे भी कहानियां सुन लेंगे तो हम लोग सुना देंगे। जी, कुछ कह रही हैं? हाँ जी, विनों ने बोला है, अपना नंबर दिया है कि मेरे बेटे को काउंसलिंग देंगे तो हम बता देंगे। जी सर, बिल्कुल हम आपको कॉल करेंगे। आपने व्हाट्सएप नंबर दिया, आपने, थैंक यू, फ़ोन नंबर, तो हम आपको पक्का अभी कॉल करेंगे लाइव ख़त्म होने के बाद। तो आपके बेटे के लिए हम बात करेंगे हाँ, पर्सनली। आज तो नहीं, कल बात का हो पाएगी, क्योंकि अभी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अर्जुन की कहानी से हाँ, बात अर्जुन की कर कहानी रहे की थे। एकाग्रता कैसे कोशिश करेंगे, कैसे? दो प्रकार की मिथ्या कहानियां हैं यहाँ पे। एक तो ये था कि एक बार द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखा रहे थे, और वहाँ पे दुर्योधन और अर्जुन थे। तो अरे कि भैया आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है? बोला हाँ, पेड़ दिखाई दे रहा है। कहा इसमें देखो चिड़िया है, उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। पहली कहानी की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, निशाना लगाना है। उन्होंने क्या किया कि बोला कि देखो निशाना लगाओ और बताओ क्या दिख रहा है आपको। तो भैया बाकी और शिष्य थे, सबने बोला कि पेड़ नज़र आ रहा है, पूरी चिड़िया नज़र आ रही है, आँख भी नज़र आ रही है, उसके हाथ पैर सब कुछ नज़र आ रहे हैं। अब चिड़िया के हाथ नहीं नज़र आते, लेकिन उसके चोंची पे हाथ होते हैं, तो यानी उसके पूरा शरीर नज़र आता है, उसके पंख नज़र आ रहे हैं। सबसे पूछते पूछते जब अर्जुन की बात आई, तो जब अर्जुन से पूछा तो आपको क्या नज़र आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आ रही। जी। बोला ठीक है, फिर लगा दो निशाना।
और निशाना लगाए और बिल्कुल सीधा, और उन लोगों से भी निशाना लगवाया लेकिन उनका निशाना यहाँ वहाँ गया, लक्ष्य पे नहीं गया। तो मुझे लगता है लक्ष्य निर्धारण के लिए आपकी एकाग्रता बहुत जरूरी है, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आपकी एकाग्रता, आपको बिल्कुल दिमाग का चिंतन, अगर आपको किसी काम को करना है, उस दिशा पे अगर आपको जाना है तो आप ज़रूर एकाग्रता बिल्कुल फिक्स करें, एक ध्यान चिंतन करें। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे योगी ऋषि मुनि हैं जो लाइव में भी आते हैं और आपको बताते रहते हैं और कैसे ध्यान केंद्रित करना है, किस तरह करना है। और ध्यान केंद्रित करने के बहुत सारे आयाम हैं, आप उसको कर सकते हैं। और ये मौके भी अच्छे होते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था 2 लाइव पहले कि आप किसी पार्क में जा सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो एकांत में अपने कमरे में बैठ सकते हैं, या फिर अपनी छत में जा करके बैठ सकते हैं। खुला थोड़ा ठंडी ठंडी मध्यम अगर हवा चली है मॉर्निंग का या इवनिंग का, उसमें आप बैठ करके ये चीज़ें देख सकते। तो ऐसा करने से आपका ध्यान आकर्षण होगा। और बेहद ज़रूरी ये है कि कुछ चीज़ें और भी होती हैं। लोग तो ध्यान आकर्षण के लिए एक पूरा ब्लैक सीट लेते हैं, उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं, उसके पीछे एक दीपक जलाते हैं और उस दीपक को ध्यान से देखते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। जब उससे जो रोशनी उसकी आती है और उसकी रोशनी जब हमारे इस आज्ञा चक्र में जाती है, क्योंकि दोनों आँखों के बीच का ये जो भाग होता है ये आज्ञा चक्र होता है, इसको कंट्रोल जिसने कर दिया तो सब दुनिया का सारे काम कर लिया। तो ये जो कंट्रोल करना है, इसको एकाग्रचित करना है, एक दिशा पे लेके आना है, और इसके बाद एकाग्र यानी ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना, उस दिशा पे काम करना। और मुझे लगता है यह सबसे बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह की 2 घटनाएं हुई थी। एक तो आँख, मछली की आँख में निशाना लगाया गया था, एक चिड़िया पे निशाना, दोनों वहीं से जुड़ी हुई, महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने विचारों को निश्चित करना होगा, निश्चित दिशा देना होगा। योग्यता ही एकाग्रता है। अब ये एक बड़ा प्रश्न है, लोग कहते हैं योग्यता ही एकाग्रता है जी। ये कैसा प्रश्न है? योग्यता ही एकाग्रता है। योग्यता किससे नापेंगे? आप स्कूल से नाप सकते हैं? नहीं। मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हमारे वो बुजुर्ग थे जो 5वीं 6वीं ज़्यादा नहीं पढ़े, बहुत थे वो। उनकी समझ, वो विज्ञान कहाँ था जब एक बाण मारते थे और आग बरसना लगता था, पानी बरसने लगता था। आज का विज्ञान क्या है? रॉकेट छोड़ते रहो, पानी थोड़ी गिराएगा, कुछ देर के लिए जहाज में लेके जाएगा, ऊपर से गिरा देगा। लेकिन वो चीज़ें जो पहले थी वो चीज़ें विज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है कि योग्यता ही एकाग्रता है, यानी कि आपका लक्ष्य, आपकी साधना, आपका जो आप पूरा जीवन दिनचर्या का जो प्लान तैयार करते हैं, वो योग्यता, वो क्षमता, उस तरह की जो क्षमताएं जब आपकी जब होती हैं, वो एकाग्रता की ओर फिक्स करती है। और इसको देखना, इसको लेके जाना, और कौशल, यह कौशल ही है जो हमें सिखाता है। तो हमारा जो कौशल है, क्योंकि जो जीवन जीने की जो हमारी कला है, कौशल है, वही हमें ज़्यादा अच्छे से जीवन जीना सिखा पाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि दुश्मनों की बात कर रहे थे, दोस्तों की बात कर रहे थे कल के लाइव में। तो हमें अगर कुछ सीखना है तो अगर सोचिए, अगर आपको पूरे ज़िंदगी में अगर आपको सिर्फ मिठाई 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 ही मिल जाए तो आपको कड़वेपन का स्वाद का पता चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और आपको अगर कड़वा ही कड़वा मिल जाएगा तो फिर मिठाई का पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको खट्टा मीठा हर तरह का स्वाद अगर आपको चाहिए तो हर राह से गुजरना होगा, हर चीज़ों का स्वाद चखना होगा। आम को जिसने पहली बार खाया होगा उसने जानता थोड़ी होगा कि ये खट्टा होगा, कच्चा। इसके बाद लेकिन उससे खट्टा होगा, उसको कम अच्छा लगा हुआ, उसने छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आया होगा, देखा होगा अरे यार ये आम आया था, ये तो पहले हरा था, पीला पीला नजर आया है, क्यों ना इसको खा के देखे। उसको खाया होगा, उसे अच्छा लगा, मीठा लगना है, तब उसे समझ में आया कि कच्चे में ऐसा होता है, पकने में ऐसा होता है। तो आविष्कार क्या होता है? दुर्घटना ही, यानी आपकी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आपकी आवश्यकताएं ही आविष्कार बनाती हैं, आविष्कार करने को मजबूर कर देती हैं। पहले आप पैदल पूरी दुनिया घूमते थे, धीरे धीरे आपने एक गाड़ी तैयार की, बैलगाड़ी तैयार की, और उसमें स्वयं घसीटते थे एक बीमार को या किसी व्यक्ति को लेकर के। जब आपको समझ में आए कि चलो अब हम तो घसीटते थक रहे हैं, उपयोग कैसे करना है, आपने जानवरों को पकड़ा, उनमें से बैल को पकड़ा या इनको भैंसा जो होता है आपने उन्हें पकड़ा, आप उनकी गाड़ियाँ बनाए, उनको लगाया, क्योंकि वो सबसे सीधे साधे होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो मारने वाले ज़्यादा होते हैं, ये जानवर सबसे सीधे होते हैं। तो बड़े आराम से आप इनका दूध निकाल सकते हैं, बड़े आराम से आप इन्हें पीट सकते हैं, बड़े आराम से इन्हें काट भी सकते हैं।
जी तो होता है ऐसा, देखने को मिलता है ना। तो आप भाई, आदमी किसको मारता है? अपने से कमजोर को। अरे अपने से बड़े का शिकार करो तब मजा आ जाएगा। आपको क्या है, शेर का आपको करके पता है देखो। शेर का शिकार तो आप कोई नहीं आज नहीं कर कल आपको गोता खाएगा। आज आप शेर का शिकार कर ले, कल शेर आपका शिकार कर लेगा। बिल्कुल। लेकिन हमेशा अपने कमजोर आदमी को ही सताता है, और लोग अपने से कमजोर आदमी को ही मारते हैं, जी। कमजोर आदमी को ही दबाते हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अब देखते रहिएगा कि आप और मियाँ बीवी में, आपका मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हुआ है ना? नहीं सर। नहीं हुआ है। चलिए आज करके देखिएगा, और झगड़ा होगा तो आपकी गुस्सा आपके बच्चे पे निकलेगी। ये होता है अक्सर, लोग अपनी गुस्सा अपने से कमजोर पे निकालना ये होता है कि कभी कोई इसी टेंशन तरह होती है तो बच्चा अब तब अगर निकलता है। मम्मी, यानी कि मम्मी पापा से लड़के का झगड़ा हो गया, अब उसके घर में कमजोर कौन है? उसकी बीवी है। जी हाँ, वो आओ ना ताओ, बाहर से लड़ाई ऑफिस में हुई है, झगड़ा आपस में हुआ है, और गुस्सा जाकर के बीबी के ऊपर आता है, ले तरीके तो पानी नहीं दिया टाइम से, खाना नहीं दिया टाइम। ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि लोग हमेशा अपने से कमजोर को सताते हैं, अपने से बड़े से डरते हैं, और जिससे डरते हैं ना उससे डरते ही हैं। तो ये बेहद जरूरी समझना बेहद जरूरी है, और हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने से बड़ों को, तो मैं जो बात कर रहा था कि जानवरों को पकड़ा, फिर उसको बैलगाड़ी बना ली और उसको लेकर के उसमें बैठ गए आराम से, उन्हें भी मजा आ गया। उसको ज्यादा जब वो नहीं सुना कि इधर जाना है, भागने लगा, तो नाक में नाथ सान दिया। आपने देखा होगा बैलों के नाक में इधर से एक सूजा डालते हैं और लगा करके सीधे, और जरा नाथने वालों को भी कभी नाथ के देखिएगा, पता चल जाए। तो खुद जो है जब देखा गया तो उन्होंने यही किया, और उसका परिणाम क्या निकला? बच्चा हो चुके, वो तो डर गया बेचारा, पहले तो डरा था, दूसरा और डर गया कि जो उसे दर्द होता है जब उसे खींचते हैं, तो आप इधर खींचोगे तो इधर मुड़ जाएगा, इधर खींचोगे तो उधर मुड़ जाएगा। इसलिए फिर बैल की सवारी करने लगे, और इधर बैलगाड़ी बना ली, फर्स्ट क्लास उसमें जाने लगे। अब फिर जानने लगे कि भाई जानवरों से भी कुछ होता नहीं, जानवर भी कम संख्या में होने लगे, और इनको पालने में खर्च लगता है। तब धीरे धीरे फिर साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। अब उसे थक गए तो फिर भैया 4 व्हीलर आ गए, आपके गाड़ियां आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसमें भी टाइम लगने लगा, तो चलिए ट्रेन चलाते हैं। अब उसमें भी टाइम लगा, तो आपने एरोप्लेन तैयार कर। तो जीवन का जो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, वही आविष्कार की जननी है। आविष्कार अपने आप नहीं हुआ है। आपको भूख की एहसास हुआ है तो आपने खाना खाया है, आपको ठंड का एहसास हुआ है तो आपने कपड़ा पहना है, गर्म कपड़ा पहना है। आपको अपने शरीर की सेफ्टी का एहसास हुआ है तो आपने इस तरह के कपड़े पहन करके बैठ के बात कर। मुझे जरूरत पड़ी है कि मेरी आवाज सही ढंग से नहीं जा रही है, इसलिए मैंने ये माइक्रोफोन लगाया। तो जिसकी जो जरूरतें हैं उसका आविष्कार हुआ है, और ये समय की देन है, और ये निरंतर चलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइफ स्किल इतना बड़ा पार्ट है, इतना ज़रूरी पार्ट है कि हर किसी को इसको समझना, इस पे बात करना, इसको साथ में लेके आगे चलना। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं लाइफ को कैसा बनाया जाए, किस तरह बनाया जाए। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया है, ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, ये अपने आप आपको आविष्कार तैयार कर देगी। तो मुझे लगता है कि उस आविष्कार के जनक आप भी बन सकते हैं। तो ज़रूरतें हैं, मुझे फ़ोन बात करने की ज़रूरत होती है, मुझे फ़ोन करना पड़ रहा है, तो जो उसकी मुझे खरीदना पड़ेगा। आज का कोरोना काल हो गया है, अब अभी तक तो स्कूल बच्चा जाता था, अब ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो अब मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देंगे ही देंगे। जी, पहले क्लास में मोबाइल लेना अलाउड नहीं था, अब मोबाइल लेके भैया मोबाइल से ही पढ़ना है। तो कभी किसी चीज़ को रोका जा रहा था, आज उसी चीज को स्वीकार किया जाता है। तो समय है थोड़ा सा, लेकिन जरूरत यह है कि इस समय का हम दुरुपयोग ना करें, इस समय का हमारा बच्चा दुरुपयोग ना कर पाए, हमारे बच्चों का भविष्य इस दिशा पे ना जा पाए। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम आगे कुछ सोचें और उसी आधार पे सोच समझ के काम करें। बल्कि अगर आप उस काम के पार्ट बन जाएंगे, उस काम के सहयोगी बन जाएंगे, अगर आप अपने बच्चे के स्कूल वर्क के भागीदार बन जाएंगे, तो आपका बच्चा उस जगह में जाएगा ही नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब आप होमवर्क हो रहा है उसका, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको सीख रहा हूँ, या मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। जिसके माँ बाप पढ़े नहीं है वो बोल देंगे नहीं नहीं मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, मुझे भी पढ़ाते जाओ और तुम करते भी जाओ।
जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो कहते हैं ठीक है, कहीं गलती करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आप उसके पार्ट बन जाओ। ऐसे सर हमारे साथ होता था, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, पर जब पापा कॉपी चेक करते थे तो पिटाई पड़ती थी, पर जब मम्मी कहती थी पढ़ लो तो क्या करते थे, मम्मी खाना बना रही है, हमने कॉपी तो खोल ली है और टीवी चला रखे, कॉपी उल्टी है, मम्मी को क्या पता चल रहा है कि कॉपी उल्टी है। तो मतलब पेरेंट्स का दोस्त बन के रहना जरूरी है। जो पढ़े लिखे हैं उनको साथ ऑनलाइन क्लास में बैठो, अगर मम्मी को तो टाइम हो ही सकता है, पापा को नहीं हो सकता, उनके साथ बैठो, फिर थोड़ी देर फोन रखकर उनसे बातें करो। तो यानी आपकी बचपन की आदतें अभी चली गई कि अभी भी हैं? सर अब चली गई, कभी कभी दिखती हैं। नहीं सर। चलिए, तो मतलब पढ़ना, बच्चों के साथ दोस्त का व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। वो पबजी से ज्यादा आपके साथ टाइम बिताए तो वो दोस्ती कहलाती है, पर वो पबजी को दोस्त बना रहा है, गेम को दोस्त बना रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे बहुत चीजें देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव चीजें हैं। और आजकल तो कोरोना की वजह से बच्चे फोन ज्यादा चला रहे हैं। बिल्कुल, तो बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि हम लगातार इस तरह के प्रयासों को करते रहें, बच्चों के बाल मित्र परिवार बनाने की कोशिश करें, बच्चों के हिसाब से घर ज़रूर उनसे पूछ के बनाएं, उनसे यानी चर्चा करते रहें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उधर से ही होती रहें। आपको अपना दिमाग भी लगाना है, आपको अपनी स्किल भी उसमें जोड़ना है, बल्कि उसकी स्किल में अपनी स्किल यदि आप जोड़ देंगे, अपनी कला जोड़ देंगे, और महत्व को बहुत ज़रूरी है, जीवन के महत्व को समझाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जीवन के महत्व को नहीं समझा पाए तो फिर ठीक है, चंद्र खुशियों के लिए कुछ भी, एक कहावत है, मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते थे और मैंने उनके मुंह से सुना है, एक कहानी, दो शब्द है, चंद्र चांदी के चमकते हुए सिक्कों के लिए एक अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो एक्चुअल से यही है कि चंद्र चांदी के चमकते हुए सिक्के पता नहीं किसको कहाँ पे मोड़ दें। तो ये जो लालच है, जो ईर्ष्याएँ हैं, जो इस तरह की भावनाएं हैं, आप नौकरी कम करने की कोशिश करें, आप कोशिश करें, निर्माण करने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपको लगातार इस तरह की चीज़ों के साथ में जुड़ेंगे। आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन हमें नई ऊर्जा देता है, नया प्रोत्साहन देता है, हमें आगे बढ़ने की चीज़ें सिखाता भी है, और हम लगातार आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लगातार सीखते हैं। आपके जो भी मेल आते हैं, ईमेल होते हैं, आपका जो भी व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, आपका जो चाहे भी चैट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में जो आपके मैसेज आते हैं, हम इनको एकाग्रता से बैठ करके पुनः देखते हैं और उसमें मंथन करते हैं, और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कमेंट्स में आपने हमारे लिखा है, सक्षम लाइव प्रोग्राम से जुड़े हैं, सक्षम लाइव प्रोग्राम को देखा है। और देखना ही ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसे अपने जीवन पर उतारना बेहद ज़रूरी है। और अगर इसी तरह सुनीता जैसे जी करते रह गए तो मुझे लगता है कि जीवन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जी नहीं करना है। आप विश्वास दिलाइए कि अगली बार अकेले आप बैठ करके यहाँ पे लाइफ में इस लाइफ स्किल का काम करेंगे, है ना? क्योंकि मैं अब इन बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए सर मैं ही जाऊंगी। गुड, बहुत अच्छा। तो आपका ये निर्णय है तो बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल जाऊंगी। और अच्छा लगता है, हमारे जितने भी बाल मित्र साथी हैं जो देख रहे हैं, और मुझे लगता है सबका एक अपना अनुभव है, और आपका अनुभव सब कभी जुड़ता है। कभी कभी हम बीच में हंसी मजाक और उस तरह की भी बातें किए हैं, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन सच तो सच है, हमें रास्ता बनाना होगा, हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा, तभी हमारी सुखमय जीवन के साथ में हंसते खेलते हमारी ज़िंदगी आगे जाएगी। इसी के साथ आज का यह लाइव प्रोग्राम हम यहाँ पे रोकते हैं, और आपको पुनः याद दिलाना चाहते हैं, कल हम इसी टाइम पे शाम 7 बजे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ आपके साथ में होंगे। आप हमारे ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9311124880। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं हमें मेल आईडी पे। तो इसी के साथ धन्यवाद जितने लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें कमेंट्स किया, उन सभी को धन्यवाद। आपका भी थैंक यू।